नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो बहुत 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 बेहतरीन चल रही होंगी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापन। ठीक है, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं और चारों चैप्टर में से कुछ थोड़ा बहुत हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है। और चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पर चलिए सर यह बता दीजिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की हमारे सामने चुनौती थी कि जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो फिर हमने पढ़ा नेहरू जी के बाद शास्त्री जी। अब शास्त्री जी का भी साल डेढ़ साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब फिर से हमारे ऊपर सवाल उठ चुका था कि राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन, शास्त्री जी के बाद कौन। तो फिर अब हम आज जानेंगे शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बारे में। फिर बात करेंगे चौथा आम चुनाव, ठीक है, जिसमें चुनावी संदर्भ जो है पहला टॉपिक है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं और यह है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि जब हम बात कांग्रेस प्रणाली की करते हैं या कांग्रेस सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको मुख्यतः हम दो एरा में बांट सकते हैं। एक नेहरू एरा है और दूसरा गांधी जी का एरा है, इंदिरा गांधी का एरा है। तो नेहरू एरा या नेहरू जी का दौर या इंदिरा गांधी जी का दौर, नेहरू जी का जो दौर रहा वो 1947 से 1964 तक रहा और इंदिरा गांधी जी का दौर 1966 से लेकर के 1984 तक उनका दौर रहता है। 1966 से लेकर के 84 तक उनका टाइम चलता है। अब या आने वाले जो दो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटली किस पर है, इंदिरा गांधी जी पे। कंप्लीटली हम उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। शुरुआत के 4 चैप्टरों में हमने देखा बार बार में हर जगह जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ रहा था, उनके योगदान के वर्णन किया गया। परंतु अब जो 2 चैप्टर हैं वो इंदिरा गांधी जी के पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि उस टाइम में जो रूलर रहे या जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस रही उसके जो हेड रहे वो इंदिरा गांधी जी रहे। और अब इंदिरा गांधी जी किस प्रकार से अपना वर्चस्व कांग्रेस पर जमाती है और किस प्रकार से अपने आप को एक इंडिया में पॉपुलर लीडर बनाती है और किस प्रकार से एक वर्ल्ड में भी एक खास इमेज वो 1971 के युद्ध के बाद पालेगी। तो ये सब क्या है, क्यों इंदिरा गांधी जी भी जवाहरलाल नेहरू जितने एक पॉपुलर लीडर बनती है और क्यों फिर आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी जी पे एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया जाता है कि इंदिरा गांधी जी लोकतंत्र विरोधी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया, संविधान का दुरुपयोग करा। इन सभी बातों पर हम इन 2 चैप्टरों में चर्चा करने वाले हैं। परंतु अब सबसे बड़ा सवाल उस समय 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद यह था कि अब फिर से भारत के सामने राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए चुनौती आ चुकी है। अब भारत की गद्दी कौन संभालेगा, अब भारत को कौन आगे लेकर के जाएगा। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी ने जब कमान संभाली थी तो हम थोड़ा सा स्टेबल हुए थे और शास्त्री जी का चुना जाना इसलिए भी ज्यादा बेहतर लगा क्योंकि उनके सामने कोई भी नहीं खड़ा था। सब ये कह रहे थे शास्त्री जी बेस्ट ऑप्शन है। निर्विरोध जो कहा जाता है, निर्विवाद जो जीते गए वो शास्त्री जी जीते, लाल बहादुर शास्त्री जी जीत जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य रहा भारत का कि ताशकंद में समझौता करने जाते हैं और वहां पर उनकी रहस्य में मृत्यु हो जाती है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु अब शास्त्री जी के बाद देश की गद्दी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था, तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी भी चुनाव में समय था क्योंकि चुनाव 1967 में होने वाले थे और शास्त्री जी की मृत्यु जनवरी 1966 में ही हो जाती है। तो अब जरूरी था कि फिर से एक नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। फिर से कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग बुलाई गई, परंतु इस बार एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति थे जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के प्रधानमंत्री के लिए। दोनों के लिए वोटिंग होती है, कौन जीतता है कौन हारता है वो सब कुछ अभी के इलेक्शन में। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। तो अब शास्त्री जी की जैसे ही मृत्यु हुई तो कांग्रेस के सामने कहिए या भारत के सामने क्या हुआ कि फिर से राजनीतिक उत्तराधिकारी का जो सवाल है वो सवाल खड़ा होता है कि अब कौन। ठीक है, नेहरू जी के बाद हमने कैसे भी करके शास्त्री जी को बनाया और शास्त्री जी के पक्ष में सभी लोग थे, सभी सांसद शास्त्री जी के पक्ष में थे। पर अब शास्त्री जी के बाद कौन बनेगा, ये फिर से एक बड़ा सवाल आ चुका है। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पिछली बार क्या था कि जब शास्त्री जी थे तो सिर्फ और सिर्फ 1 मैन आर्मी थे, बोले नहीं शास्त्री जी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा, सब शास्त्री जी के साथ हैं और शास्त्री जी को निर्विरोध निर्विवाद शास्त्री जी को जिताया गया। परंतु अब शास्त्री जी की डेथ के बाद 2 कैंडिडेट इस चुनाव में है कि नहीं साहब मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कहता नहीं मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। और वो 2 व्यक्ति थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, और दोनों ही प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसी बात नहीं।
इंदिरा गांधी अभी प्रधानमंत्री बनेगी, परंतु इंदिरा गांधी जी के आपातकाल का जब दौर रहेगा और आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव होंगे तो उसके बाद जनता दल की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है और जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं। मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, परंतु बहुत कम समय के लिए, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार होती है। वो गठबंधन की सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाई, वो स्थायित्व नहीं ले पाई, ठीक है। और जितना पॉपुलर इमेज इंदिरा गांधी जी की थी, शायद वो इमेज वो नहीं जोड़ पाए और जो गठबंधन में जो पार्टियां थी उनको साथ लेकर के नहीं चल पाए। इस कारण क्या हुआ, सरकार गिर जाती है और फिर से 1.5-2 साल बाद फिर चुनाव होते हैं और फिर इंदिरा गांधी जी क्या है चुनाव में जीत जाती है और फिर से वो प्रधानमंत्री बन जाती है। परंतु अब भी 1966 में शास्त्री जी की डेथ के बाद कौन प्रधानमंत्री बनता है, आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पर किस किस के बीच में मुकाबला है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में मुकाबला है। देखिए अभी ये देखिएगा, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों ही एक ही पार्टी का भाग है, दोनों कांग्रेस का ही भाग है और दोनों ही दिग्गज नेता है। और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी जी से काफी थोड़ा सीनियर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही दिग्गज नेता है, दोनों ही एक जानी मानी हस्तियां उस समय में रही, परंतु उस समय के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो थोड़ा इंदिरा गांधी जी का कम अनुभव है और मोरारजी देसाई को ज्यादा अनुभव है। वैसे तो देखिए मोरारजी देसाई को उस समय शायद बन जाना चाहिए था, परंतु इंदिरा गांधी जी कैसे बनती है वो भी हम लोग जानेंगे। तो अनुभव के मामले में मोरारजी देसाई ज्यादा है और थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी का उस समय अनुभव कम था। दोनों ही लीडर्स दिग्गज है, दोनों ही एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु हम देखेंगे कि 1969 तक आते आते 1969 आते आते क्या होगा कि इस पार्टी में, इस कांग्रेस में गुटबाजी हो जाएगी, कांग्रेस बट जाएगा और जब कांग्रेस बट जाएगा तो मोरारजी देसाई दूसरी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे और इंदिरा गांधी जी दूसरी का, ठीक है ना। तो मतलब आगे जाकर के ये कांग्रेस भी बट जाएगी। हम उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस का हमने ये पढ़ा है शुरुआत के चैप्टर में कि वो एक इंद्रधनुष की तरह है, जिसमें सभी प्रकार के लोग हैं, सांस्कृतिक एक विचारधारात्मक जो गठबंधन है वो कांग्रेस है, ये हमने पढ़ा है। परंतु वो कांग्रेस आगे बढ़ेगी और आज के जो मौजूदा दौर में कांग्रेस है वो कौन सी है, मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस है, इंदिरा गांधी वाली, वो भी जानेंगे। मोरारजी देसाई के बारे में जानते हैं। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो बंबई प्रांत, बंबई 1960 में जाकर करके क्या करा जाता है, उसको 2 राज्यों में बांटा जाता है, आज के महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र मराठियों के लिए और गुजरात गुजरातियों के लिए। तो उस समय जो बंबई प्रांत था, उस बंबई प्रांत के वो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा पद है, ठीक है। और उस समय आप सोचिए आज के महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर के बंबई बनाया गया है, तो इतने बड़े राज्य के, उतने बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी बात थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो मंत्री पद पर रह चुके हैं, ठीक है। तो काफी पॉपुलर हस्ती है मोरारजी देसाई। अब सामने थी इंदिरा गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। अब जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है, ठीक है, और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी है। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था और शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उनको सूचना मंत्रालय भी दिया गया, कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी उनको दिया गया, परंतु वो भी कम समय के लिए ही रह पाए क्योंकि शास्त्री जी खुद कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो उस समय में इतना कम अनुभव हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी को थोड़ा सा पॉलिटिक्स का रहा। हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, वो ठीक था, बट एक पॉलिटिक्स में सरकार बना करके मंत्री के पद पे, प्रधानमंत्री के पद के हिसाब से अगर देखें तो इंदिरा गांधी जी को थोड़ा कम एक्सपीरियंस था। अब दोनों ही दिग्गज नेता थे, दोनों में से हम किसी एक को ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये बेहतर है या ये कमजोर है, ये बेहतर है ये कमजोर है। और यही हालात उस समय के जो सांसद थे उनकी थी, दोनों ही जो नेता थे बड़े दिग्गज थे। तो इसलिए क्या कराया गया, गुप्त मतदान कराया कि भाई आप वोट डाल दीजिए कि मोरारजी देसाई सीएम पीएम बने या इंदिरा गांधी जी। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। अब पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इंदिरा गांधी जी के समर्थन में थे कि भाई इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। कांग्रेस की पहले अध्यक्ष भी रह चुकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है और हाल ही में अभी फिलहाल में ही शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी थी, तो इंदिरा गांधी जी को बना देना चाहिए। परंतु यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं हो पाई कि भाई सब जो हो सब सहमत हो, नहीं, सब सहमत नहीं थे। कुछ बड़े नेता कह सकते हैं या कुछ जो नेता हैं वो सहमत है कि हाँ भाई इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पर कुछ लोग ऐसे हैं या हम कह सकते हैं काफी लोग ऐसे भी थे, काफी सांसद ऐसे भी थे जो मोरारजी देसाई के साथ थे कि नहीं साहब मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अब सर्वसम्मति जब नहीं हो पाई, शास्त्री जी के समय में ये सर्वसम्मति हो चुकी थी कि हाँ भाई शास्त्री जी को बना दो, कोई विरोध नहीं करेगा। परंतु अब भी यहाँ पर यह था कि अगर इंदिरा गांधी जी को बनाया तो मोरारजी देसाई के जो समर्थक है वो कहेंगे नहीं साहब मोरारजी देसाई को क्यों नहीं बना रहे हो, और मोरारजी देसाई को बना दिया तो इंदिरा गांधी जी के समर्थक कहेंगे कि इंदिरा गांधी जी को क्यों नहीं बनाया। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका अपनाया गया कि गुप्त मतदान करवाते हैं, बिना नाम लिया आप मतदान करो, आप वोट डालो कि इंदिरा गांधी जी या मोरारजी देसाई। अब इसमें वोटिंग करेगा कौन, जो उस समय लोकसभा में कांग्रेस के सांसद है सिर्फ वही वोट कर रहे हैं।
ऐसे फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। सांसद कहां के? कांग्रेस के। उन कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान करा। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। अब इंदिरा गांधी जी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। ये जो वोटिंग हुई थी उसमें 2/3, हम क्या कह सकते हैं, 2/3 जो वोट्स हैं वो किसको मिले थे? इंदिरा गांधी जी को मिले थे। मतलब 66% के करीबन जो वोट्स हैं वो इंदिरा गांधी जी को मिले थे। 2/3 से अधिक मतों से मोरारजी देसाई को हराया और फिर उस समय जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन जाती है? इंदिरा गांधी जी बन जाती है। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। देखिए, अब गहन प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? बहुत गजब का कंपटीशन था। मैंने क्या कहा, दोनों ही नेता दिग्गज थे, मोरारजी देसाई हो चाहे इंदिरा गांधी जी हो, दोनों ही नेता बड़े दिग्गज नेता थे और दोनों के समर्थक भी काफी थे। सांसद जो बैठे हुए उनमें से काफी समर्थक इंदिरा गांधी जी के और काफी मोरारजी देसाई के। दोनों में गजब का कंपटीशन था प्रधानमंत्री बनने का, परंतु फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल पीसफुली, ना किसी प्रकार का कोई दंगा, ना कोई और कुछ कि नहीं साहब मोरारजी देसाई को क्यों नहीं बनाया, ऐसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कराई और वोटिंग में इंदिरा गांधी जी का नाम आया। इंदिरा गांधी जी को सत्ता ट्रांसफर कर दी गई कि हाँ, इंदिरा गांधी जी क्या होंगी? प्रधानमंत्री बन जाएगी। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल आराम से, पीसफुली ये जो सत्ता का ट्रांसफर हुआ, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं देखने को मिला। ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता है बेटा। परिपक्वता का मतलब हम कह सकते हैं मैच्योरिटी है भारतीय लोकतंत्र की। इंडियन डेमोक्रेसी की क्या है? मैच्योरिटी है। इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर है, इतनी परिपक्व है कि अगर कोई बड़ी विपदा भी आ जाती है तो उसको बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से क्या है, हल कर दिया जाता है। अब भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, और उसमें 2 बड़े कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, 2 बड़े नाम आते हैं। उन दोनों बड़े नामों के बीच में उनको चुनने के लिए भी हमने एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया कि वोट डाल दीजिए सांसदों, जो जिसके पास ज्यादा वोट आएंगे वही क्या हो जाएगा? देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से हमने ये फैसला लिया और इसको क्या है? परिपक्वता, इसको मैच्योरिटी दिखाई जाती है। मैच्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है परिपक्वता? आज हम कहते हैं ना, काफी लोग कहते हैं मैं मैच्योर हो चुका हूं, मैं परिपक्व हो चुका हूं। मैच्योर जो शब्द आप थोड़ा सा साइंस से भी देख सकते हैं ना, कि जो उम्र चलती है 14 से 18 साल वाली, ठीक है ना, उसके बाद हम कहते हैं नहीं साहब अब मैं परिपक्व हो चुका हूं, मैच्योर हो चुका हूं। मैच्योर का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार से, हम बिहेव किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे फैसले ले पाते हैं, ये हमारी मैच्योरिटी को दर्शाता है। कि हम किसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, ये हमारी मैच्योरिटी को दर्शाता है, ये हमारी परिपक्वता को दर्शाता है। यार नहीं, व्यक्ति मैच्योर है, इसको समझ है कि बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं, महिलाओं से कैसे बात करते हैं, पुरुषों से किस प्रकार से बात करते हैं, इसमें मैच्योरिटी है, इसको पता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इंडियन डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी थी कि किस प्रकार से किसी भी बात को शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, ये भारतीय लोकतंत्र बड़े अच्छे से जानता था। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा, तो जो नए प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी, उनको जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। देखिए, राजनीति में होना और एक सरकार का भाग बनना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति में लंबे वक्त से इंदिरा गांधी जी सक्रिय थी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। देखिए, मैंने क्या कहा अभी, एक लाइन कही कि राजनीति में होना और सरकार में होना, दोनों में बड़ा अंतर है। राजनीति में अगर आज एक उदाहरण तो आप देखिएगा, भारत के अलग अलग कोनों से आज आप लोग पढ़ रहे हैं हमें, ठीक है ना, और आज कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से, ठीक है, अलग अलग जगह से आज आप लोग पढ़ रहे हैं। और आप अपने एरिया में देखिएगा, बहुत से आपको युवा नेता घूमते फिरते देखते होंगे, मैं युवा नेता, मैं युवा नेता, मैं युवा नेता, युवा नेता, मैं ऐसा, मैं उस फलाना संगठन का अध्यक्ष बन गया, मैं उपाध्यक्ष बन गया, ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं। अब वो सब क्या है, राजनीति में थोड़ा बहुत एक्टिव है, परंतु उन सब में से तो कोई राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का पार्ट नहीं बन पाता ना। वो सब तो देश के राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मंत्री, देश के मंत्री तो नहीं बन पाते ना। तो वो राजनीति में तो सक्रिय हैं, एक्टिव है। हाँ, हो सकता है वो कहीं पार्षद बन जाए और बन जाए, राजनीति में तो एक्टिव है, परंतु सरकार में पार्टिसिपेशन होना ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का जो कामकाज होता है उसको समझना और उसमें भागीदारी देना, ये इंपॉर्टेंट था। तो इंदिरा गांधी जी के साथ यही बात थी, वो राजनीति में एक्टिव थी, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, पर गवर्नमेंट कैसे रन होती है उसका उनको बहुत कम एक्सपीरियंस था।
क्योंकि वो मंत्रिमंडल में रही तो बहुत कम समय के लिए रही। शास्त्री जी के समय में वो मंत्री बनती है, संचार मंत्री बनती है, परंतु शास्त्री जी की डेथ जल्दी हो जाने के कारण फिर से मंत्रिमंडल हट जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना या प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद पूरा मंत्रिमंडल हटा दिया जाता है, नया प्रधानमंत्री बनता है, वो अपनी नई टीम बनाता है। तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी को हम कह सकते हैं कि अनुभव जो था वो कम था, लेस एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर उस समय थी, और उनको नए नए प्रधानमंत्री तो उनको जमने में थोड़ा सा समय लग रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। देखिए, आपने एक वो नायक पिक्चर देखी है अनिल कपूर वाली, ठीक है, उसमें जो एक दिन का उनको सीएम बनाया जाता है, और जब वो सीएम बनाया जाता है तो अमरीश पुरी जी ये सोचते हैं कि यार क्या कर लेगा एक दिन में, इसको नॉलेज ही नहीं, राजनीति क्या होती है, सरकार क्या होता है, एक दिन में कुछ कर ही नहीं पाए। जब तक ये समझेगा क्या करना है तब तक तो दिन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा वापस अपने पास सत्ता आ जाएगी, डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। अब कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा सीन आप यहाँ पर भी देखिए। यहाँ पे जो बड़े नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को समर्थन करा। इंदिरा गांधी जी को समर्थन करने के पीछे कुछ उनके क्या कारण हो सकते हैं, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ। जैसा एक तो कि भाई जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नाम चलता हुआ आ रहा है नेहरू परिवार का, तो उनकी बेटी है, तो बिल्कुल दबदबा तो है ही, कांग्रेस में पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो ऐसे नेता को सपोर्ट करेंगे तो आगे तक अपनी लाइफ बन जाएगी, हो सकता है अपन को मंत्री बना ले और कर ले, ठीक है, एक अच्छा है। दूसरी बात ये थी कि यार हाँ ठीक है, इंदिरा गांधी जी उनकी बेटी है, सब ठीक है, पर क्या है कि अनुभव कम है। अब मोरारजी देसाई तो क्या है कि बिल्कुल पके हुए खिलाड़ी हैं, उनको तो पूरा नॉलेज है, पहले सीएम भी रह चुके हैं, अच्छे खासे मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा नॉलेज है। अगर मोरारजी देसाई को बना दिया तो मोरारजी देसाई किसी को ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज है। पर इंदिरा गांधी जी को क्या है, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, और इसलिए वो क्या है, हर बार सलाह लेने किससे आएगी, हम जो बड़े हैं नेता, जो हम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हम लोगों से सलाह लेने आएगी। मतलब इंदिरा गांधी जी किस पर निर्भर रहेगी, हम पर निर्भर रहेगी। पर मोरारजी देसाई हम पर निर्भर नहीं रहेंगे, इसलिए मोरारजी देसाई को साइड करो, इंदिरा गांधी जी को जिताओ। तो नेहरू जी की बेटी भी है, कम एक्सपीरियंस भी, और कम एक्सपीरियंस है इसलिए हम पर निर्भर रहेगी, और हम पर निर्भर रहेगी तो वो प्रधानमंत्री वो है, पर देश को चला कौन रहा है, लगभग हम लोग ही चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री होने से क्या, देश तो हम चलाएंगे, क्योंकि वो सारी सलाह सारे मशवरे हमसे लेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है। परंतु ये यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेताओं की भूल थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को फिर इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे साइड में करना शुरू कर देती है कि नहीं, ये लोग मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं, मैं इनका दबाव में नहीं आऊंगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनावों में पार्टी की अगुवाई करनी थी। अब प्रधानमंत्री बने हुए 1 साल हो गया और 1967 में चुनाव आ रहे थे, तो लोकसभा के चुनाव की अगुवाई करनी थी। इंदिरा गांधी जी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस समय पर थी। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। अब देखिए क्या क्या चैलेंजेस उस समय इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ रहा है। पहला तो एक लेस एक्सपीरियंस है, तो उनको काफ़ी सलाह मशवरे के लिए जो अपने बड़े नेता है उन पर जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी कि भाई आप मुझे बताएं कैसे मैं काम करूं, कैसे देश को आगे चलाऊं। और दूसरा ये था कि फिर जैसे ही 1 साल कंप्लीट ही होने वाला था कि लोकसभा के चुनाव आ गए। अगर लोकसभा के चुनाव कांग्रेस नहीं जीतती तो एक बहुत बड़ा एक इंदिरा गांधी पे रहता कि नहीं, इंदिरा गांधी जी के पीएम बनने के बाद नहीं जीत पाए, नहीं तो नेहरू जी के समय में तो सारे चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। तो बड़ी एक जिम्मेदारी इंदिरा गांधी जी के कंधों पर थी। और उसके साथ साथ उस समय जो आर्थिक स्थितियां थी ना, वो आर्थिक स्थितियां और भी बिगड़ चुकी है, क्योंकि 62 का युद्ध, 65 का युद्ध और उसका खाद्य संकट, ये सब देखे हैं, और उनमें सेना पे हमने खूब खर्चा करा है। खाद्य संकट से उभरने के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, हम बहुत कुछ बाहर से आयात कर रहे हैं, खर्चा, तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। इसलिए अब इंदिरा गांधी जी पे बहुत बड़ा दबाव था कि नहीं, आर्थिक स्थितियां भी सुधरनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वो है, तो उनसे उम्मीदें थी। तो इससे इंदिरा गांधी जी की कठिनाइयां ज्यादा बढ़ जाती है। इन कठिनाइयों के मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की है। तो इन कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने, ठीक है ना, क्योंकि ये नियंत्रण इसलिए बढ़ाना चाहती थी, पार्टी पर अपना कंट्रोल इसलिए बढ़ाना चाहती थी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग प्रधानमंत्री को गाली देंगे कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सही नहीं करा। और मेरा पार्टी पर जब तक कंट्रोल नहीं आएगा तो ये लोग क्या है, मुझे सलाह देते रहेंगे और मैं इनकी सलाह के हिसाब से काम करती रही और कल को हार गई तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, गाली तो मुझे पड़ेगी। तो इसलिए क्या करा, पार्टी पर अपना कंट्रोल बढ़ाया कि नहीं साहब, पार्टी पे जो है मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरे हिसाब से पार्टी मैनेज होनी चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पार्टी पे कंट्रोल बढ़ाया और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश करी कि जो मेरी लीडरशिप है उस लीडरशिप को देखिए, अपने लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश करी। तो अब यहां से आप कह सकते
सकते हैं राइज ऑफ इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का जो दौर है उसका उदय है। अब इंदिरा गांधी चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, इंदिरा गांधी रुकेगी नहीं, और इस चलने में इंदिरा गांधी जी उन सभी नेताओं को थोड़ा सा साइड कर देगी जो थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी के विपक्ष में होगा या इंदिरा गांधी जी की बात को नहीं मानेगा। तो इंदिरा गांधी जी पर जिन बड़े बड़े नेताओं का विश्वास अग्नि साहब हमारे से सलाह मशवरा करेंगी, उनको इंदिरा गांधी जी ने थोड़ा सा साइड में कर दिया, और आप कह सकते हैं ओपनली नहीं पर धीरे धीरे उन्होंने साइड में कर दिया। जैसे हम एक 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा करेंगे तब इस बात को और भी अच्छे से देखेंगे। यह इंदिरा गांधी जी की बात थी। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, चौथा आम चुनाव 1967 या फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। अब एक बात देखिए बच्चों कि अभी तक भारत में 3 चुनाव हुए हैं, ठीक है। पहला जो चुनाव हुआ 1952, कांग्रेस भारी बहुमत से जीता। दूसरा चुनाव हुआ 1957, फिर कांग्रेस भारी बहुमत से जीता। फिर तीसरा चुनाव हुआ 1962, फिर कांग्रेस भारी बहुमत से जीता। तीनों चुनाव कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीते हैं, और इन तीनों चुनाव में एक जो कॉमन बात ये थी कि नेहरू जी उस समय मौजूद थे, और नेहरू जी का एक अपना ही रुतबा था, ठीक है। आज की भाषा में कहते हैं स्वैग अपना ही था नेहरू जी का, ठीक है। जहां जहां नेहरू जी जाते थे वहां नेहरू जी होने लग जाता था। तो नेहरू जी की प्रेजेंस में ये चुनाव जीते गए, और मैं कह सकता हूं एक गजब का बहुमत कांग्रेस को मिला था। अब इंदिरा गांधी जी पे दबाव ये था, इंदिरा गांधी जी पे सबसे पहले तो दबाव ये कि जो 1967 का चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिलना चाहिए। कांग्रेस को बहुमत लोकसभा के चुनाव में भी मिलना चाहिए, और राज्यसभा के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव और राज्य के जो विधानसभा चुनाव है, दोनों में उनको अच्छा बहुमत मिलना चाहिए। क्योंकि 1962 तक के चुनाव में लोकसभा में और विधानसभाओं में दोनों जगह कांग्रेस का प्रचंड बहुमत मिला है। तो ये सबसे पहला प्रेशर इंदिरा गांधी जी पर था कि नहीं, कैसे भी करके कांग्रेस को जिताना है, कैसे भी करके कांग्रेस की लोकसभा में फिर से सरकार बनानी है, और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में विधानसभाओं में कांग्रेस को लेकर करके आना है। इसके साथ साथ ही जो फोर्थ इलेक्शन थोड़े से और भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? पहली बार हम नेहरू जी के बिना कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, ये सबसे बड़ा चैलेंज। उसके अलावा सबसे पहला तो एब्सेंस ऑफ नेहरू जी नहीं थे उस समय, एब्सेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात यह थी कि उस समय काफी आर्थिक संकट हम लोगों को देखने को मिले। तो उन आर्थिक संकटों के बीच में किस प्रकार से इंदिरा गांधी कांग्रेस की जीत तय करती है, एक बहुत बड़ा सवाल था। आर्थिक संकट कैसे थे? जैसा कि मैं कहूं, खाद का संकट था हमारे सामने, खाने पीने के सामान का खाद संकट था हमारे पास। हमें ज्यादा सामान आयात करना पड़ रहा था, ठीक है। इसके अलावा हमें सेना पे खूब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा। ऐसे बहुत से संकट हम लोगों को अभी हम विस्तार में पढ़ेंगे। खाद संकट हो गए, आयात हम लोगों को करना पड़ा, सैन्य पे जो हम सेना पे खर्चा कर रहे हैं वो सारे थे, ऐसे थे। और 1962 का युद्ध, 65 का युद्ध, उसका थोड़ी सी स्थिति और डाउन हो गई, ठीक है। तो ऐसे में किस प्रकार से कांग्रेस एक अपना फेस लेकर के इस बार जाएगी और बिना नेहरू जी के कैसे जाएगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय का रहता है। चौथे आम चुनाव का, फोर्थ जनरल इलेक्शन का रहता है 1967। परंतु फिर भी 1967 के इलेक्शन फिर इंदिरा गांधी जी जीत जाती है, ठीक है, और उनकी सरकार बन जाती है। फिर 72 के चुनाव 71 में ही हो जाएंगे। वो क्यों होंगे वो हम लोग आगे जानेंगे। परंतु अब भी यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज इंदिरा गांधी के लिए यही था कि वो 67 के चुनाव जीता करके कांग्रेस को लेकर के आए। अगर नहीं लेकर के आएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लेस एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री बनाया गया, और लेस एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो नेहरू जी की कमी को फुलफिल कर सके, या नेहरू जी जैसा दबंग जो लीडरशिप नेहरू जी ने करी वैसी लीडरशिप करे और कांग्रेस को फिर से सभी राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभाओं में प्रचंड बहुमत दिला सके। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी का सारा ध्यान जो डाइवर्ट हुआ वो कहां पर हुआ? फोर्थ जनरल इलेक्शन में हुआ। और उन्होंने अभी एक ही लक्ष्य टारगेट किया कि हमें फोर्थ जनरल इलेक्शन को जीतना है। और जीतने के लिए क्या करना होगा? पहले पार्टी में थोड़ा सा मेरा वर्चस्व बढ़ना चाहिए, मेरा दबदबा जो पार्टी में है वो बढ़ना चाहिए, जो मेरा नेतृत्व है, मेरी लीडरशिप है, उसके बारे में इन लोगों को पता चलना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शन, या जो चौथा आम चुनाव है उसकी बात करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला था। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। तो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में, ठीक है, राजनीतिक और चुनावी इतिहास में अगर हम देखें तो अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है 1967 को। क्यों माना जाता है? पहला तो इसलिए क्योंकि नेहरू जी के एब्सेंस में चुनाव लड़ा जा रहा है। यही बात अभी मैंने आपको कही कि नेहरू जी के बिना चुनाव लड़ना ये खुद एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, नेहरू जी के बिना चुनाव लड़ना। दूसरा, इसके बाद आर्थिक संकट जो थे वो आर्थिक संकट हम लोगों ने देखे।
आर्थिक संकट देखे। तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर युद्धों के बाद ये चुनाव था, पहला युद्ध के बाद चुनाव। 62 और 65 के 2 युद्ध हो चुके थे, उसके 2 युद्धों के बाद चुनाव था। क्योंकि याद करिए जब 62 में चाइना से हार गए थे या चाइना से थोड़ा सा हमें डिफीट लूज पॉइंट मिला था, तो क्या हुआ था, काफी उपचुनाव में कांग्रेस हार जाती है। तो यह भी डर था कि भाई 62 और फिर 65 में तो हमने पाकिस्तान को बिल्कुल परास्त कर दिया, परंतु फिर भी कांग्रेस की क्या छवि रहती है लोगों के सामने, वो 67 के चुनाव में पता चलने वाला था। नेहरू जी की एब्सेंस में लड़ना, आर्थिक संकट होना, युद्ध के बाद चुनाव, और एक और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भाई इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही है और इंदिरा गांधी जी को लेकर के ये कहा जा रहा था कि भाई एक लेस एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री है, ठीक है, जिनका कम अनुभव है, तो क्या उस कम अनुभव वाले व्यक्ति को क्या फिर से देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर बिठाएगी या नहीं बिठाएगी। तो ये थोड़ा सा अत्यंत महत्वपूर्ण साल हम देखते हैं। और एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, पहले की बातों को भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। हमें याद है कि 1960 का दशक, क्या कहा गया था, 1960 का जो दशक है वो भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक दशक रहा है, सबसे खतरनाक दशक रहा है, डेंजरस डिकेड ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सबसे खतरनाक दशक उसमें माना है। क्यों माना गया, क्योंकि नेहरू जी और शास्त्री जी की 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाना, ठीक है, चाइना के साथ लड़ाई होना, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई होना, फिर नए इलेक्शंस होना, खाद्य संकट आना, ये सारी चीजें हैं, ये खतरनाक डिकेड उस समय उसको मानते हैं। 1952 से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। तो ये बात मैंने आपको बताई, 52 के चुनाव, 57 के चुनाव, 62 के चुनाव, सभी में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। बिल्कुल पॉलिटिकली प्रचंड बहुमत जिसको कहा जाता है, मतलब भारी भारी आप कह सकते हैं, गजब की सीटें वहां पे कांग्रेस जीत रही है। 400 में से 300 सीटें कांग्रेस का जीतने, बहुत एक आप कह सकते हैं कांग्रेस का पूरे देश में फैलाव को दर्शाता है कि भाई कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस, देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के लोग कांग्रेस को पसंद करते थे, कांग्रेस पार्टी का दबदबा दर्शाया गया है। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। अब यह बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 52 से लेकर करके 67 तक कांग्रेस का दबदबा रहा 3 आम चुनावों में। पर जब 67 के चुनाव होते हैं तो इस प्रवृत्ति में, इस ट्रेंड में, कौन सा ट्रेंड जिसमें कांग्रेस का दबदबा चल रहा है, 52 का, 57 का, 62 का, तीनों में जब दबदबा चल रहा है, उसमें थोड़ा सा गहरा बदलाव आता है, थोड़ा बहुत क्या आता है, चेंज आता है। और वो चेंज क्या है वही तो हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, उस चेंज को ही तो हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं चुनावों का संदर्भ। अब यहां से हम उस चेंज को समझेंगे कि चेंज क्या था। चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। देखिए मतलब 1967 से पहले 1967 आने से पहले जब चौथा आम चुनाव होने वाला है, 4th जनरल इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले कुछ बड़े बदलाव हो चुके हैं। वो बड़े बदलाव क्या है वो देखिए। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान होना हुआ, ठीक है, मतलब 2 जो प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या हो जाती है, जल्दी डेथ हो जाती है। कौन कौन है, एक तो जवाहरलाल नेहरू है, एक तो जवाहरलाल नेहरू है। कब हुई, 27 मई 1964 को। फिर इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई, ठीक है, 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। तो 2 प्रधानमंत्री, 1.5-2 साल के पीरियड के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों का चला जाना, ये बड़ा दुखद भारत के लिए रहा। तो मतलब यहां पे से हम कह सकते हैं कि जो बड़े जो 2 नेता थे वो 2 नेता चले गए, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थायित्व पर जो खतरा था वो खतरा में दिख रहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। नेहरू जी के जाने के बाद तो हम पर यह भी सवाल उठाया गया कि क्या भारत में लोकतंत्र रहेगा भी या नहीं रहेगा। नए प्रधानमंत्री को पद संभाले अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ था। तो देखिए अब जो नए प्रधानमंत्री बनी, कौन बनी, इंदिरा गांधी जी बनी। तो अब इंदिरा गांधी जी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ अभी 1966 के में बनेगी और 1967 के स्टार्टिंग में ही चुनाव हो जाएंगे, तो 1 साल भी नहीं हुआ। तो नए प्रधानमंत्री को संभाले हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री को कम अनुभवी, ये माना गया कि जो इंदिरा गांधी जी वो थोड़ी सी कम अनुभवी है। फिर वही बात आएगी कि राजनीति में सक्रिय थी परंतु सरकार में इतना इन्वॉल्वमेंट अभी इंदिरा गांधी जी का नहीं था कि सरकार कैसे रन होती है, किस प्रकार से संसद की गतिविधियां होती है, इसका थोड़ा सा कम अनुभव होता। तो ये माना गया कि कम अनुभवी जो है प्रधानमंत्री है। तो अब ये जो 3 बातें 1967 से पहले हो चुकी थी, अब इनका प्रभाव 1967 के चुनाव पर देखने को मिलेगा। देश गंभीर आर्थिक संकट में था। इन सभी बातों के साथ साथ एक बात यह भी थी कि देश गंभीर आर्थिक संकट में था। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में चल रहे थे, ये चीज आप देखिएगा। इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में चल रहे हैं, आर्थिक संकट चल रहे हैं। इस आर्थिक संकट में क्या है, मानसून की असफलता। तो सबसे पहला तो क्या हुआ, मानसून की असफलता। मानसून आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, अगर आपने ज्योग्राफी ली होगी तो
मतलब मैं सीधा सा कह सकता हूं कि भाई बारिश का ना आना, ठीक है, बारिश नहीं आई। अब देखिए भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो कृषि अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। अब एग्रीकल्चर में सिंचाई बहुत बड़ा अपना योगदान देती है, मतलब खेतों तक पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है उसको सिंचाई या इरिगेशन कहा जाता है। और पानी पहुंचाने की व्यवस्था के लिए पानी होना जरूरी है, और पानी का सबसे बड़ा जो हमारे पास आधार है वो बारिश है। तो बारिश तो होनी चाहिए, परंतु उस समय बारिश नहीं हुई, मानसून असफल हो गया। अब जब मानसून असफल हो गया तो क्या हो गया, सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो फिर क्या उगाओगे, क्या खाओगे, तो हमारे पास खाने पीने की कमी आ गई। तो मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, मतलब बहुत बड़े स्तर पर सूखा पड़ना, खेती की पैदावार में गिरावट, खेती की पैदावार में गिरावट होगी क्योंकि मानसून असफल हुआ, फिर सूखा हुआ तो बहुत कम उग रहा है। जितना लोगों के पास जहां जहां पानी था, कुएं थे, उनको से पानी डाल डाल के उन्होंने थोड़ा बहुत उगाया, परंतु खेती के जो टोटल उत्पादन पहले हो रहा था उसमें गिरावट आई। गंभीर खाद्य संकट आया। अब जब उगा ही नहीं पा रहे हैं, उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो खाने पीने को सामान रहेगा नहीं, तो खाद्य संकट आ गया। ठीक है, खाद्य संकट का मतलब मैं सीधा से ये कह सकता हूं कि खाद की कमी होना। क्या होना, खाद की कमी हो जाना। और कमी का अर्थ क्या समझते हो बेटा, या ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केर्सिटी। कमी का अर्थ क्या है? अब आप कहोगे सर कमी क्या है, कैसे डिफाइन करोगे कि कमी है? जैसे भाई कोई व्यक्ति कहे सर इस व्यक्ति में खून की कमी है, कैसे कह रहे हो आप खून की कमी? आप कहो सर हमारे एरिया में पानी की कमी, कैसे, मतलब डिफाइन कैसे करोगे पानी की कमी है, खून की कमी है? तो इसका एक हमेशा ये बात होती है कि जितनी हमारी डिमांड हो उतनी सप्लाई ना हो, ठीक है, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी आवश्यकता नहीं। जैसे कहा जाता है खून के लिए कि 14 पॉइंट समथिंग 5 ग्राम तक का खून हर व्यक्ति में होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति में होता है। हीमोग्लोबिन 14.5 ग्राम तक का होना चाहिए। अब 14.5 से कम है, मतलब 12 है, तब हम क्या कहेंगे, खून की कमी है साहब, ठीक है, कहेंगे ना खून। क्यों? क्योंकि डिमांड कितने की, 14.5 की, पर सप्लाई कितना है, 12.5 की। तो जब जितनी आवश्यकता हो उससे जब कम आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कमी कहेंगे, उसको हम लोग स्केर्सिटी कहेंगे। अब समय के साथ देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर जो खाने पीने का सामान है वो पहले ही कम पड़ रहा है, और अब उसमें भी क्या हो रहा है कि भाई खाद्य संकट आ रहा है, मतलब मानसून असफल हो रहा है, मतलब हमारे जरूरतें बढ़ती जा रही है पर जितनी सप्लाई बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ नहीं रही है। तो मतलब अगर हम कहें कि 20 करोड़ लोगों का खाना चाहिए और खाना कितना है, 15 करोड़ लोगों का ही है, तो हम क्या कहेंगे कि खाने की कमी है, खाद्य संकट भारत पर है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। अब विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या है, जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन की जो करेंसी है, उनका भंडार होना बड़ा ही आवश्यक है। और क्या है कि डॉलर को एक्सेप्टेंस दिया जाता है, सारी जगह डॉलर को स्वीकार करा जाता है। एक चीज अभी समझिएगा, देखिए जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया डॉलर का, 1 रुपया भारत का 4.5 या 5 डॉलर के बराबर था, ठीक है, 4.5, रिवर्स करिएगा बेटा, 1 डॉलर जो है वो 4.5 रुपए के बराबर था, ठीक है, 1 डॉलर जो है 4.5 या 5 रुपए के बराबर था। आज की तारीख में मैं देखूं, मौजूदा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये 80 रुपए के करीबन आ गया, मतलब एक जो डॉलर है वो 80 रुपए के बराबर हो गया। मतलब हमें वहां का, अगर मुझे वहां से मैं 1 डॉलर लेकर के आऊंगा तो मुझे यहाँ पर 80 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना, 1 डॉलर 80 के बराबर हो गया। तो अब क्या है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा आना बहुत जरूरी है, और विदेशी मुद्रा होगी तभी हम लोग क्या करेंगे, बाहर पेमेंट कर पाएंगे। अब ये विदेशी मुद्रा आएगी कैसे? ऐसे थोड़ी अमेरिका फोन करके बोलेंगे हाँ भैया 100 डॉलर भेज दो, 100 डॉलर भेज देते हैं और हम आपको 5 रुपए के हिसाब से दे देंगे, कितने, 500 रुपए, ये लो। ऐसा नहीं है। वो कैसे आएंगे? जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उत्पादन करेंगे, हम हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाएंगे, वो फैक्ट्रियां लगाया, बाहर सामान बेचा, जैसे मान लो जापान को सामान बेचा, अब जापान में पेमेंट किस में करेगा, डॉलर में पेमेंट करेगा, डॉलर हमारे पास आया, फिर उस डॉलर से हम लोग कुछ खरीद सकते हैं। परंतु याद करिए हमारी अर्थव्यवस्था तो बंद अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर ना तो हम बाहर से वही सामान मंगा रहे जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बाहर बेच नहीं रहे। समाजवादी मॉडल था हमारा, तो बाहर जब बेच नहीं रहे हो तो डॉलर आएगा कैसे, और डॉलर आएगा नहीं तो फिर आप खरीदोगे किससे? तो विदेशी भंडार, मुद्रा भंडार में भी कमी आ जाती है। 1991 में जब हम हमारी अर्थव्यवस्था की नीतियों को चेंज करते हैं, एलपीजी लेकर के आते हैं, तो एक ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, ठीक है, हमारा औद्योगिक उत्पादन जितना हो रहा था उसमें कमी आ रही थी, और जो निर्यात हम लोग करते थे उसमें भी कमी आ रही थी, मतलब हम बाहर भी सामान नहीं बेच पा रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। के साथ ही सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी होती है, और सेना का खर्च, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा 62 का चुनाव, 65 का चुनाव खूब खर्चा करवाता है, सेना का खूब खर्चा करवाता है, तो वो भी भारी बढ़ोतरी होती है।
नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा, और नियोजन जो प्लानिंग हम लोगों ने करी, जो आर्थिक विकास के जितने भी संसाधन थे उन सबको वहां से हटा करके कहां खर्चा करना पड़ा, सेना पे खर्चा करना पड़ा, क्योंकि हमारी लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध हो रहा है, तो उस समय मजबूत सेना मजबूत होना बहुत जरूरी था। तो सारी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है और हमें वहां पे खर्चा करना पड़ता है। तो अब ये भी चैलेंज इंदिरा गांधी जी के सामने है कि किस प्रकार से वो इन समस्याओं से बाहर लेकर कर आती है। रुपए का अवमूल्यन, इस टॉपिक को बहुत जरूरी और अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। रुपए का अवमूल्यन, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, या अपना रुपए की बात कर रहा है तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। इसको समझिए ये होता क्या है। दो चीजें होती है बेटा, एक होता है डीवैल्यूएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब भी हम यहाँ पे किसकी बात करें, डीवैल्यूएशन की करें। डीवैल्यूएशन का अर्थ यह है, या अवमूल्यन का अर्थ यह होता है जब देश की ही सरकार अपनी करेंसी की कीमत को गिरा दे, जब देश की ही सरकार अपनी करेंसी की कीमत को गिरा दे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उससे पहले एक चीज को समझिएगा, मैं आपको कहूं कि भाई $1 हमारे 70 रुपए के बराबर है। ठीक है, एक कंडीशन आपके पास यह है, दूसरी कंडीशन यह है कि $1 हमारा 60 रुपए के बराबर है। ये दो कंडीशन मैंने आपको दी है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी कंडीशन में भारत का रुपया मजबूत है, इस वाली कंडीशन में या इस वाली कंडीशन में। भारत का रुपया कौन सी कंडीशन में मजबूत है, पहली वाली में जब हम $1 के 70 पे कर रहे हैं तब मजबूत है, या $1 के हम लोग 60 रुपए पे कर रहे हैं तब मजबूत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से में मजबूत है, फर्स्ट में या सेकंड कंडीशन में। चलिए बता दिया। अब जिन भी बच्चों को यह लगा कि सर पहली वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में क्यों, क्योंकि 70 रुपए सर ज्यादा है सर, वैल्यू पैसा ही पैसा सर जी ज्यादा है, इसलिए क्या है वो मजबूत है। गलत बात, बिल्कुल ही गलत बात। क्यों, क्योंकि $1 70 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप उनसे $1 ले रहे हो आपको अपना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। आपको $1 ले रहे हो, आपको उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो ये तो आपकी वैल्यू कम हुई ना यार, आपसे ज्यादा ले रहा हूं। और यहां पर हम $1 का 60 रुपया दे रहे हैं, पहले की तुलना में हम क्या हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। पहले हम 70 दे रहे थे, अब 60 देंगे, 60 रुपए में डॉलर को खरीद लेंगे। ठीक है, अब हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है। बात ध्यान रखिएगा, जितना वैल्यू यह होती है कम होती जाती है, वैसे ही वो करेंसी मजबूत बनती है बेटा। सीधा सा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। जैसे मान लीजिए आज आप या मैं कहीं गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने 500 रुपए लिए, आपसे भी लिए मुझसे भी लिए, 500 रुपए लिए। अब एक मान लो अचानक वहां कोई मंत्री जी आ गए, नमस्कार 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 नमस्कार, डॉक्टर साहब थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी चेक करिए। हाँ, डॉक्टर ने चेक कर लिया, कितना है फीस? नहीं मंत्री जी आपसे कोई फीस, आपसे पैसे तो लेंगे मंत्री जी, कैसे बातें कर रहा? नहीं साहब, चलो ठीक है, कोई काम वाम हो तो बता देना। ठीक है, डॉक्टर साहब को नंबर दो भी डॉक्टर साहब को। हाँ डॉक्टर साहब कोई काम हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ का विधायक नेता मैं ही हूँ। अब नेताजी से पैसे नहीं लिए। अब ये एक बात बताओ, आप मजबूत हो, मैं मजबूत हूँ, या नेताजी मजबूत है? ठीक है ना, अब अपन तीनों में से कौन मजबूत है? नेताजी मजबूत है। अब आप ये कहोगे सर मैंने 500 दिया, आपने 500 दिए तो अपन ज्यादा मजबूत है। नहीं बेटा, ठीक है, नेताजी ज्यादा ताकतवर है, नेताजी ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन समझा रहा हूँ कि $1 का 70 रुपए ज्यादा होना ये रुपए की कमजोरी को दर्शाता है। ठीक है, रुपया हमारा क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। और आज हमारा 80 रुपए मतलब हमारा रुपया कमजोर है, हमें $1 को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पहली बात तो जो मैं आपको समझाना चाहता था वो यही है कि भैया जब पैसे जितना कम होता जाता है वो उतना ही मजबूत बनता जाता है। अगर यही $1 40 रुपए होता तो हम और मजबूत होते हैं, $1 10 रुपए होता तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते। हम ज्यादा मजबूत होते जाते जब वैल्यू कम होती जाती, 70 60 65 62 इस प्रकार से। अब एक चीज, दो चीजें मैंने अभी आपको क्या कही कि दो प्रकार होते हैं, एक डिवैल्यूएशन होता है और एक डेप्रिसिएशन होता है। देखो डेप्रिसिएशन में क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन में होता है कि मार्केट में उस करेंसी की कितनी डिमांड है, वो मार्केट में करेंसी की कितनी डिमांड है। जैसे अभी मैं कहूं कि भाई हम डॉलर और रुपए की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे हमारे देश में बाहर से हमने क्या करा, किसी कंपनी को बोला आओ और यहाँ पे कंपनी लगाओ। अब वो जब कंपनी यहाँ पर आएगी तो ऑफकोर्स सी बात है पैसे लेकर के आएगी, पर वो जो पैसे डॉलर लेकर के आएगी वो तो इंडिया वाला मजदूर भी नहीं लेगा, बिल्डिंग बनाने वाला भी नहीं लेगा, काम करने वाला भी नहीं लेगा। तो वो क्या हुआ, डॉलर लेकर के आए और इंडिया के रिजर्व बैंक में, इंडिया के किसी बैंक में जाकर के बोला ये पकड़ो $60 करोड़ है, इनको इंडियन करेंसी में चेंज कर दो। अब हमारे पास क्या हुआ, $100 करोड़ आ गए। और
किसकी डिमांड थी? इंडियन करेंसी की। इंडियन करेंसी दे, डॉलर तू रख, ये पकड़ दे डॉलर, इंडियन करेंसी दे मुझे भैया, यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, इंडियन करेंसी चाहिए। तो इंडियन करेंसी की क्या हुई? डिमांड बढ़ी। इंडियन करेंसी की जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मतलब इंडियन करेंसी मजबूत बन जाएगी, और इंडियन करेंसी की जब डिमांड नहीं है तो मजबूत नहीं होगी, और यूं ये रेट ऊपर जाती जाएगी, मतलब कमजोर होती जाएगी। जब ऑटोमेटिकली खुद ही डिमांड और सप्लाई बढ़ती है करेंसी की, तो उसको कहा जाता है बेटा डेप्रिसिएशन। उसमें देश की सरकार का कोई हाथ नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। परंतु कभी कभार क्या होता है, सरकारें खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है। सरकारें खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देती है, उसको डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी जी का जो सबसे पहला फैसला था वो यही था कि पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब 7 रुपए हो चुकी है। मतलब पहले हमें $1 के लिए 5 रुपए देने पड़ रहे थे, पर इंदिरा गांधी जी ने बोला अब हम क्या करेंगे, $1 के लिए 7 रुपए देंगे, $1 के 7 रुपए होंगे। इंदिरा गांधी जी ने खुद ने बढ़ाया है, यहाँ पे कोई भारी फोर्स का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का खुद का। अब आप बोलोगे कैसा सर, क्यों रुपये को कमजोर करा इंदिरा गांधी जी ने? जहां पहले 5 रुपए में $1 मिल रहा था, अब इंदिरा गांधी जी 7 रुपए में $1 खरीदना चाहते, ऐसा क्यों? तो इंदिरा गांधी जी ने ये इसलिए करा कि हमें क्या है कि भाई जैसे बाहर से कोई यहाँ पे अगर कोई कंपनी लगना चाहती है वो लगाए। अब उसको कंपनी वाला देखो, अब आप एक जैसे आप अमेरिकन बन करके सोचो, जैसे मान लो मैं इंडियन हूँ और मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ। अब मैंने क्या है, पहले मैंने $100 कमाए वहां पर, ठीक है, अमेरिका में रह रहा हूं, मैंने $100 कमाए। $100 का मतलब क्या हो गया, मैंने इंडिया के 500 रुपए कमा लिए, ठीक है। पर अब इंदिरा गांधी जी के बाद कितना, $100 का मतलब 700 रुपए कमा लिए, 200 रुपए ज्यादा हो गए अपने पास, 200 रुपए ज्यादा हो गए। तो ऐसा ही सोचा है कि जो हमारे लोग बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां जो उनकी होगी, तो उससे एक तो हमारे पास क्या होगी, फॉरेन करेंसी आएगी। दूसरा, हम किसी कंपनी को या कहीं पे इनवाइट करते हैं तो वो क्या करेगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे क्या होगा, उनके पास इंडियन करेंसी ज्यादा जाएगी। तो एक ठीक डिसीजन हम उस समय मान सकते हैं कि हाँ भाई इंडियन करेंसी को ये अवमूल्यन कराया गया, डिवैल्यूएशन कराया गया। यहाँ पे बस बात ये समझने वाली है कि यहाँ पे सरकार खुद करती है जब वो अवमूल्यन कहलाता है, बाकी सरकार ना करे तो उसमें डिप्रिसिएशन की बात आ जाती है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने 5 रुपए से 7 रुपए उसकी कीमत बढ़ा दी, मतलब रुपए को कमजोर बनाया। एक बार आप ये कह सकते हैं कि रुपए को क्या कर दिया, कमजोर बना दिया। पर वो क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें बाहर से मिले, बाहर से कोई कंपनी आए वो आए, और दूसरा क्या हो कि जब हम लोग कहीं से सामान खरीद रहे हैं तो हम भी उनको पेमेंट करेंगे, और हम किसी को सामान दे रहे हैं तो जब वो हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ये एक अच्छी बात है। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। अब विपक्षियों का यह मानना था कि ये जो अवमूल्यन का दबाव अवमूल्यन करा गया है, ये अमेरिका के दबाव में करा गया है। क्यों अमेरिका के दबाव में? क्योंकि जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अमेरिका की हिस्सी लगती है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट के लिए इस प्रकार से करना। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं राजनीति में। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। अब आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है, हमारे खाद्य संकट आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। अब देखिए क्या होता है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। एक तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कमी कहेंगे। दूसरा, जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, जैसे मान लीजिए खाने वाले 100 लोग हैं और सामान 80 है, तो अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे हालातों में क्या होता है बेटा, प्राइस ज्यादा हो जाती है, मूल्य बढ़ जाता है। और ऐसे दौर को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, और हमारे आम भाषा में इसको महंगाई कहा जाता है। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। तो लोग आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतों में है उसमें वृद्धि हो गई, जो हमारी मूलभूत जरूरतें रोटी कपड़ा मकान है उसमें काफी वस्तुओं में कीमतें बढ़ गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, ठीक है, लोग बेरोजगारी से मर रहे थे, बेरोजगारी बहुत हो गई थी, और जो दयनीय आर्थिक स्थिति थी इसको लेकर के लोग क्या हुआ, विरोध करने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आ गए। और ये किस्सा अभी देखिएगा, ये किस्सा आगे तक चलेगा। जो 66-67 की बात है ये 74-75 तक चलेगी। 74 में हम लोग बात करेंगे गुजरात की, हम बात करेंगे बिहार की, वहां पर यही मुद्दे रहते हैं, याद करिएगा, लिख लीजिएगा, आज ही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यही मुद्दे रहेंगे, लोगों की बेरोजगारी, आर्थिक दयनीय स्थिति, खाद्यान्न की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी, इन्हीं सभी कारणों के कारण बहुत बड़े आंदोलन होंगे, जिसके कारण गुजरात में सरकार बदल जाती है, गुजरात में कांग्रेस की जो सरकार होती है वो हट जाती है, और फिर मोरारजी देसाई वहां पर सीएम बनते हैं। मैं कह रहा हूं ना, 69 के बाद कांग्रेस अलग हो जाएगी, मोरारजी देसाई दूसरी कांग्रेस के क्या हो जाएंगे, प्रतिनिधित्व करने लग जाएंगे।
देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। तो अक्सर क्या रहता था, बंद होता था, भाई आज बंद क्यों, सरकार के खिलाफ, आज हड़ताल है, ठीक है, ये स्थितियां रहने लगी। पर सरकार से पूछा गया ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो थोड़ा सा कानून व्यवस्था ठीक नहीं काम कर रही है अभी हमारी, और बाकी इसमें जनता दुखी नहीं है, ये जनता की बदहाली नहीं है, ये तो थोड़ी सी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, बाकी सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है जनता को। ये विरोध प्रदर्शन को, हड़ताल को दिखाने के लिए तस्वीर। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। तो जनता को गुस्सा है, बोले हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बोले कि जनता बिल्कुल बदहाली नहीं, हम खुश है, मतलब हम भूखे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे, हम खुश हैं, बोले गलत बात। तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए, ठीक है, और भी ज्यादा सरकार के खिलाफ लोग हो जाते हैं। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। अब साम्यवादी और समाजवादी तो ऐसे मौके ढूंढते ही हैं जहां बेरोजगारी हो, गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो उनको मौका का फायदा मिला कि चलो भैया क्या हुआ, गांधी जी जो है सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए क्या है, समानता की बात करो, समानता का संघर्ष छेड़ो कि सबको रोजगार दिया जाए, ठीक है, आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता दी जाए, गरीबी को दूर किया जाए, इन मुद्दों के लिए संघर्ष छेड़ दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि मार्क्सवादी लेनिन पार्टी एक और बन जाती है 1964 में, जो मेन सीपीआई है उससे अलग हो जाती है और फिर बाद में ये सीपीआई-एम बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इन्होंने सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया, किसानों का विद्रोह, किसानों का विरोध प्रदर्शन, और वो भी कैसा, आम डोला हथियारों के साथ जो है उस वाला विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे साम्यवादी लोग करते हैं। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा, किसानों को एकत्रित भी करा, किसानों को संगठित करा। इसके साथ साथ उस समय देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो रहे हैं, ऐसे दंगे जो कि आजादी के बाद अभी तक नहीं हुए थे, जो कि अब हो रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की उस समय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां क्या थी जिस समय इंदिरा गांधी जी गद्दी पर बैठेंगी, और क्या क्या आरोप, क्या क्या प्रत्यारोप इंदिरा गांधी जी पर लगते हैं, वो सभी हम जानेंगे पर आगे के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।